जी हाँ दोस्तों, सही सुना आप लोगों ने कि भाई साहब अब वो वाला ज़माना चला गया कि हम लोग पूरा सॉल्व करें उसके बाद फिर हम लोग टिक लगाएं। देखो, टिक लगाओ, क्योंकि हमारे पास समय कम होता है पेपर में। ऑब्जेक्टिव्स अगर हमें इस तरीके से मिल जाए कि देखते ही टिक लग जाए तो हम लोग सब्जेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे ना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए बेटा, और थोड़ा सा एक बार शेयर कर दीजिए, और लाइक करना तो बनता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने बिहार के सबसे विश्वसनीय, सबसे बड़े यूट्यूब चैनल बिहार टॉपर्स विद्याकुल में। दोस्तों, मैं कृष्णा सर लेकर के आ चुका हूं आपके लिए पूरी ग्रामर की ट्रिक्स। तो बेटा बिना समय खराब किए शुरू करते हैं आज का हम अपना ये कार्यक्रम। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, जैसे आर्टिकल होता है ना बेटा, अब आर्टिकल में आप लोगों को टीचर्स जो है वो बता देते हैं कि भाई साहब जहां पर ए आई ओ यू और ई, AIOU, ठीक है, ये 4-5 चीजें होती हैं, तो वहां पर बेटा हम लोग एन का यूज करते हैं। ऐसा आपको टीचर्स बता देते हैं। सही है, गलत नहीं है ये, लेकिन आधा सच है। अब देखिए बेटा, ये जरूरी नहीं है कि ये वर्ड्स आए, ये अल्फाबेट्स आए तभी वहां पर एन का प्रयोग हो। बस आप इतना समझ जाओ, इनका अगर साउंड आ रहा है, इनका साउंड आ रहा है तो आप ये समझ जाना एन का प्रयोग होगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे ऑनेस्ट, अब ऑनेस्ट जो होता है बेटा वो एच से स्टार्ट होता है, लेकिन इसमें साउंड किसका आ रहा है? ओ का आ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ऑनेस्ट में साउंड किसका आ रहा है? ओ का आ रहा है, और ओ क्या है? एक वॉवेल है। तो उसके पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे बेटा? एन का प्रयोग करेंगे। और ए के बारे में आपको पता है, इनके सिवा जिसका भी साउंड किससे आए, इनके सिवा जो बच रहे हैं उनसे जिनका साउंड आता है तो उन्हें हम ए के अंदर रखते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? अब जरूरी नहीं है कि इसको आप देख करके ही पहचानो कि एन का प्रयोग करेंगे, बल्कि आप केवल साउंड से पहचान सकते हो। आती है बात दा की। अब दा का मतलब बेटा बस इतना से तुम समझ लो, एकमात्र कोई अगर चीज है, एकमात्र चीज, ठीक है, एकमात्र चीज है, या फिर कोई खास चीज है, ठीक है, खास चीज है, तो ऐसी जगहों पर हम लोग दा का प्रयोग करेंगे। वो जमाना चला गया, तुम याद करो पर्वतों का नाम, इसका नाम, उसका नाम। भाई पर्वत अगर अपने आप में कोई पर्वत है तो वो अकेला पर्वत है ना, तो वो खास हो गया, तो वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे? दा का प्रयोग करेंगे। दा के बारे में बेटा एक और बात जानना है, अगर दा के बाद आने वाला वर्ड आपका स्टार्ट हो जाए किससे? वॉवेल से, तो इस दा को हम लोग बेटा दी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दी बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? दी अर्थ। क्या हो जाएगा ये? दी अर्थ। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो इस तरीके से बेटा हम लोग यहां पर दा का प्रयोग करते हैं। कोई भी स्पेशल चीज हो, कोई भी ऐसी चीज जो केवल एकमात्र हो, तो उन सब चीजों के पहले हम लोग आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? साथ में अब सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी हम लोग किसका यूज करते हैं बेटा? दा का प्रयोग करते हैं। अब ये याद करने की जरूरत नहीं है, सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या होगा? सब में जो सबसे खास हो, द बेस्ट। तो बेस्ट वर्ड आता है, इस बेस्ट वर्ड के पहले हम लोग किसका यूज करते हैं? दा का यूज करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? वो सब में क्या है? एक है। मेरी द वर्स्ट, सबसे खराब, तो उसके पहले भी क्या आ गया? दा का प्रयोग कर दिया गया। मेरी बात समझ में आ गई? तो देखते ही आप इस तरीके से पहचान सकते हैं 2 सेकंड के अंदर। उसके बाद बेटा अगर हम नाउन की बात करते हैं, तो नाउन के अंदर आपको ये चीजें पढ़नी है। अब नाउन आप जानते हैं, नाउन को बहुत ज्यादा आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको केवल इतना समझना है कि कोई भी नेमिंग वर्ड होगा, कोई भी नेमिंग वर्ड होगा वो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। नेमिंग वर्ड का मतलब कैसा भी नाम हो, किसी भी चीज का नाम हो। मैंने इस मार्कर, ये देखो इसका नाम क्या है? मार्कर। तो ये मार्कर क्या हो गया? नेमिंग वर्ड हो गया, और मार्कर क्या हो गया? नाउन हो गया। अब बेटा हमें कंफ्यूजन होता है कि सर कौन से नाउन को हम कैसे पहचाने? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन। अब देखिए, हम कहते हैं भैया कॉमन नाउन जानते हो क्या होता है? जैसे हम कहें मास्टर, अब मास्टर तो बहुत ढेर सारे हैं। हम कहें इंग्लिश के टीचर, अब इंग्लिश के टीचर तो बहुत ढेर सारे हैं, हमारे विद्याकुल परिवार में ही कई सारे इंग्लिश के टीचर्स हैं। लेकिन अगर हम किसी एक खास स्पेशल इंग्लिश के टीचर की बात कर ले, कहते हैं कृष्णा सर, तो अब हम क्या हो गए? हम प्रॉपर बन गए। हमारा नाम ले लिया गया तो हम क्या बन गए? प्रॉपर बन गए। हमने बोला लड़के, तो लड़के तो दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन हमने एक बच्चे का नाम ले लिया राहुल, तो राहुल क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया, और लड़के क्या हो गए? कॉमन नाउन हो गया। यानी पूरी कम्युनिटी को शो कर दे, कुछ ऐसा शो कर दे जो कॉमन हो। हमने कह दी कक्षा 12 में पढ़ने वाली लड़कियां, अब भैया ये लड़कियां तो कई सारी है ना, तो क्या हो गए? कॉमन हो गया। तो जो ऐसी चीजें होंगी वो क्या होंगी? कॉमन होगी। और बेटा जो किसी सारी चीजों में किसी एक जन का नाम ले लिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई क्या? मेरी बात समझ में आ गई है? अब देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेटा, ये आप लोग इसके बारे में आप लोग कमेंट करेंगे,
कि हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे पहचाने, इसको आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। अब कलेक्टिव नाउन बेटा क्या होता है, कलेक्टिव नाउन को भी आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। कलेक्टिव नाउन चलो हम बता देते हैं। जैसे मान लो कक्षा 12 का कलेक्शन, कक्षा 12 में जितने बच्चे पढ़ते हैं, अब हम केवल कहें क्लास 12th, हम कहें क्लास 12th। अब क्लास 12th क्या है, एक नाम हो गया, क्लास 12th नाम हो, उसके अंदर क्या है, कई सारे बच्चे हैं, तो कई सारे स्टूडेंट्स को मिला करके क्या बन गया, क्लास 12th बन गया। तो ये जहां पर कलेक्शन हो, कलेक्टिव को कैसे याद करेंगे बेटा, कलेक्शन से। कलेक्टिव को कैसे याद करेंगे, कलेक्शन से याद करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? कलेक्शन जहां पे नजर आ जाए तो वो क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। उसके बाद काउंटेबल की नाउन का मतलब क्या होता है बेटा, जिसके हम गिन सकें, जिसे गिना जा सके, गिना जा सके। अब गिना जा सके का मतलब क्या है, जैसे मार्कर है बेटा, तो मार्कर को हम गिन सकते हैं, 2 मार्कर, 4 मार्कर, 10 मार्कर, लेकिन पानी, पानी को हम नहीं गिन सकते हैं। और पानी जिसको हम नहीं गिन सकते, तो जिसे ना गिना जा सके वो क्या होगा, अनकाउंटेबल। जिसे ना गिना जा सके, जिसे ना गिना जा सके वो क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। जैसे ऑयल हो गया, ऑयल को आप गिन सकते हो क्या, तिल्ली, तिल्ली समझते हो, तिल 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 जिसे बोलते हैं, तिल को आप गिन सकते हो, चीनी को आप गिन सकते हो, नहीं गिन सकते ना। तो ये सारी चीजें क्या होगी, अनकाउंटेबल नाउन के अंदर जाती हैं। इसके बाद एक मटेरियल नाउन होता है बेटा। मटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है, यहां पे लिखा नहीं है, हम आपको बता देते। मटेरियल नाउन का मतलब हो गया, जैसे ये मार्कर है तो किस चीज से ये बना है, इसका जो मटेरियल है उसका जो नाम हो, जैसे प्लास्टिक से बना है तो ये प्लास्टिक क्या हो गया, एक मटेरियल हो गया, और मटेरियल नाउन के अंदर ये प्लास्टिक नेम आ जाएगा। मेरा ये जो टी शर्ट है ये किससे बना है बेटा, नहीं धागों से नहीं बना, ये इमोशन से बना है। सही बात है। चलो अगर हम इसको धागा मान लेते तो धागों से अगर ये बना है तो धागा इसका क्या हो गया, ये मटेरियल हो गया। मेरी बात समझ में आ गई क्या? तो इस तरीके से मटेरियल नाउन के बारे में समझ लेंगे। आगे आता है प्रोनाउन। अब बेटा प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, देखो नाउन का मतलब क्या हो गया था, नेमिंग वर्ड, और प्रोनाउन, प्रो समझते हो, प्रो लेवल वाले खिलाड़ी हैं ये, तो यानी हम नाम ना लेकर के केवल वह कह दें। जैसे जो सिंपल सा साधारण सा बच्चा होता है वो क्या कहता है, मुझे रीना से बात करना है, ठीक है। लेकिन जो प्रो लेवल वाले बच्चे होंगे वो क्या कहेंगे, मुझे उससे बात करना है। और जो उसका दोस्त होगा वो अल्ट्रा प्रो, वो समझ भी जाएगा उससे कहने से, यानी इशारे से वो समझ रहा है। समझ रहे हो? तो नाम की जगह पे अगर कोई वर्ड यूज किया जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, प्रोनाउन हो जाता है। जैसे जैसे हम बोले ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, है ना, ये सारी चीजें। अब ये जो हो गया बेटा, ये क्या होते हैं, ये सब्जेक्टिव केस होते हैं। ये क्या होते हैं, ये सब्जेक्टिव केस होते हैं। वहीं अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव केस की बात कर ले तो भाई ही का हिम हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, इट का इट रहता है, आई का मी हो जाता है, यू का यू रहता है, वी का अस हो जाता है, दे का देम हो जाता है। तो ये सब क्या हो जाता है बेटा, ये सब ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो ऑब्जेक्टिव केस ये भी किस में आएगा, ये भी प्रोनाउन में ही आएगा। अब जैसे पॉसेसिव केस की बात करें, ही का हिज हो जाएगा, हर का हर हो जाएगा, इट का इट हो जाएगा, इट सेल्फ हो जाएगा, हर सेल्फ हो जाएगा। तो ये सब किस में आएंगे, ये सब पॉसेसिव केस के अंदर आएंगे। तो ये चीजें आप जहां पर भी देखेंगे तो तुरंत समझ जाएंगे वहां पर वो क्या है, प्रोनाउन। अगर आपको प्रोनाउन फाइंड आउट करना है और इनमें से कोई भी चीज लगी हुई है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए बेटा कि वो क्या है, प्रोनाउन है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रही मेरी बात? चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर समझ में आ रही बेटा तो आपका लाइक रुकना नहीं चाहिए, आपका शेयर रुकना नहीं चाहिए, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए चलो, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लग रहा था पढ़ करके। अब देखिए एडजेक्टिव की अगर हम बात करें, तमाम चीजें हमको नहीं पढ़नी है, हमको केवल ऐसा पढ़ना जो पेपर में हमारे टकरा जाए। हमें बस पेपर अपना 95 प्लस लाना है इंग्लिश के अंदर। तो अब सुनिए भाई साहब, हमें कुछ इधर उधर की बातें नहीं सुनना है, हमको बस इतना सुनना है, नाउन और प्रोनाउन जो अभी अभी हमने पढ़ा है, नाउन प्रोनाउन की विशेषता बता दे। कि क्या बता दे? विशेषता बता दे। मेरी बात समझ गए? नाउन प्रोनाउन की क्या बता दे? विशेषता बता दे बेटा, क्वालिफाई कर दे, उनकी क्वालिटी बता दे, वही क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे हम बोले राम एक अच्छा लड़का है। अब राम लड़का है और कैसा है राम? अच्छा है। तो राम को क्वालिफाई कौन कर रहा है बेटा? राम की विशेषता कौन बता रहा? अच्छा। तो ये जो अच्छा वर्ड है ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। मेरी बात क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही क्या? यहां पे जैसे हमने लिख दिया राम इज अ गुड बॉय, हमने लिख दिया राम इज अ गुड बॉय, ठीक है। अब जैसे हमने यहां पे लिख दिया राम इज अ गुड बॉय, तो भाई साहब समझो बात को, समझो बात को,
यहां पर देखो राम क्या हो गया, राम नाउन हो गया, नाम सब्जेक्ट हो गया राउन, ठीक है। और इसकी क्वालिटी कौन बता रहा है, ये गुड बता रहा है। तो ये गुड कौन हो गया भाई, गुड कौन हो गया, बोलो बोलो भाई, ये गुड कौन हो गया, गुड हमारा एडजेक्टिव हो गया। बताओ क्लियर है। कौन सा एडजेक्टिव कौन सा नहीं वो सब छोड़ दो, पेपर में 1 नंबर वाले आने, टिक वाले आने, उसमें बस ये बताना एडजेक्टिव क्या है, कौन सा है। मेरी बात समझ में आ गई यहां तक। चलो तो देखते ही हम समझ जाएंगे, जो भी नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताते वही हमारा एडजेक्टिव है, देखते ही हम समझ जाएंगे, पेपर में आता है ऑब्जेक्टिव के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। प्रीपोजिशन का मतलब देखो, इसको तोड़ के पढ़ो थोड़ा सा, तोड़ के अगर हम इसको अगर पढ़ते हैं तो ये देखो प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, प्री प्री। अब प्री का मतलब क्या होता है, प्री का मतलब अपने समझने के लिए हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो हम अपने समझने के लिए समझ लेंगे पहले, प्री का मतलब क्या, पहले। और पोजीशन का मतलब क्या हो गया भाई, पोजीशन का मतलब क्या हो गया, पोजीशन का मतलब स्थिति, ठीक है, स्थिति। अब सुनो भाई, स्थिति। अब कह रहा है कि प्रीपोजिशन का मतलब यहां से इतना समझ सकते हो बेटा, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बलवान मत बनो, विद्वान मत बनो। पहले लग करके पोजीशन स्थिति बता दे, किसी भी जगह पर पहले लग करके वो उसकी स्थिति अगर बता देता है वही क्या हो जाता है, प्रीपोजिशन हो जाता है। जैसे हम बोले आई लिव इन पटना, आई लिव इन पटना। अब देखो भाई, अब देखो भाई, मेरे रहने की पोजीशन कौन बता रहा है, इसके पहले लग करके ये बता दिया कि मेरी रहने की पोजीशन क्या है, पटना। मेरी बात समझ में आ गई। तो ये हमारा जो इन है वो क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। मेरी बात समझ में आ गई बेटा। किसी भी चीज प्री, प्री का मतलब पहला, पोजीशन मतलब स्थिति, पहले लग करके स्थिति बता दे वही क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। क्लियर हो गया। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। टेंस, इसमें थोड़ा सा रुक करके बेटा आप ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा सा टाइम लेकर के पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यही बेटा बैकबोन है। ये क्या है जानते हो, ये बैकबोन है, ठीक है, बैकबोन है। अगर ये आपको आ गया तो समझो पूरी की पूरी इंग्लिश आपको आ गई, ठीक। चलिए देखिए, हमने टेंस बहुत बार पढ़ लिया, समझ में नहीं आता है, लेकिन आज समझ में आएगा। टेंस जो होता है बेटा 3 प्रकार का होता है, इतना आपको पता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस का कोई भी अगर सेंटेंस होगा बेटा तो उसके अंत में है, हूं, हो आदि शब्द आएगा। वही अगर हम पास्ट की बात करें तो था, थी, थे आदि शब्द आएगा। वही अगर फ्यूचर की बात करें तो गागी गे में से एक न एक शब्द आएगा। अब ठीक है भाई साहब, इतना हमको समझ में आ गया, लेकिन सर मामला ये है ना कि इसके अंदर 4-4 होते हैं, वही तो हमारा टाइम फिक्स हो जाता है, वही तो हमारा मोय मोय हो जाता है। तो कोई समस्या की बात नहीं बेटा। देखिए इन तीनों के अंदर 4-4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इनकी पहचान हम समझ लें, उनकी पहचान हमने समझ लिया है, दोनों के पहचान को हमने मिक्स कर दिया तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा। देखिए कैसे, इंडेफिनिट का कोई भी टेंस होगा बेटा तो उसमें ता तीते जरूर आएंगे। कौन सा टेंस है उसको छोड़ दो, इंडेफिनिट है तो ता तीते आना है। वही अगर कॉन्टिन्यूअस की बात करें बेटा, रहा, रही, रहे आना है। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो परफेक्ट की बात करें, चुका, चुके, चुके, लिया, दिया, किया, गया, गई, गए। यानी ऐसा कोई भी शब्द आएगा जिससे ये पता चल पाए कि ये जो जो चीजें चल रही, जो वर्क चल रहा है वो क्या है, पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। चलो ठीक है भाई। वही अगर हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो यहां पर भी देखो, ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है भाई, अपने से बताओ, कॉन्टिन्यूअस लिखा हुआ। अब जब कॉन्टिन्यूअस लिखा है तो कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है ना बेटा तो वहां पर रहा, रही, रहे आता है। यानी 6 टेंस, 12 में से 6 टेंस की पहचान, हिंदी पहचान जो होती है बेटा, रहा, रही, रहे होता है। यहां रहा, रही आ गया। अब सर तो परफेक्ट कैसे होगा, यहां पे तो एक चीज ये भी लिखा है परफेक्ट भी। तो बेटा देखो डरने की बात नहीं है, रहा, रही, रहे के साथ साथ अगर साथ में कार्य को शुरू होने का, ध्यान देना इस वर्ड पे, बहुत ध्यान से बारीकी से ध्यान देना बेटा। शुरू होने का समय नहीं दिया हो, शुरू होने का समय दिया हो तो वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। मेरी बात यहां तक समझ में आ गई क्या बेटा। अब देखो जैसे अभी केवल सबसे पहले आपको टेंस को पहचानना सीखना है, क्योंकि अगर टेंस को आप पहचानना सीख गए तो सारी दिक्कतें आपकी समाप्त हो जाएंगी। यहां पर देखिए जैसे लिखा मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता। अब बताओ भाई यहां पे, अब इसके जानते हो पहचानने के लिए एक नियम लगाना, ठीक है। हमारा नियम है, हमारा अपना कृष्णा सर का नियम है। तो हमारा अपना नियम क्या है, KKR, क्या है, KKR। अब इस नियम को हमने 2 नाम दिया है बेटा। एक तो नाम है, इसका नाम है एक क्या, कृष्णा का नियम, ठीक है। इसका क्या नाम है, कृष्णा का नियम, यानी कृष्णा का रूल, ठीक है। R से क्या है, रूल, कृष्णा का रूल, ठीक है। और इसको एक दूसरे भाषा में हम लोग ये भी कह सकते हैं, कोने का रूल। क्या कह सकते हैं, कोने का रूल,
तो हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे बेटा, KKR लगा देंगे, कोने का रूल लगाएंगे पहचानने के लिए। अब कोने का रूल कैसे लगाते हैं सर, ये देखिए, हम सबसे पहले कोने में पहुंच जाएंगे, सेंटेंस के कोने में पहुंचेंगे, तो जैसे ही कोने में गए हमको ये देखो, ये ता दिख गया, हमें क्या दिख गया, ता दिख गया, ता दिख गया। अब ता से हम समझ गए कि भाई साहब ये क्या है, हो ना हो ये इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा इंडेफिनिट है हमको ये नहीं पता है, पर ये इंडेफिनिट है। कौन सा इंडेफिनिट हमको नहीं पता, पर इंडेफिनिट है, तो हमने इस ता के बाद लगा दिया था। अब बताओ भाई, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, इस था को देखकर क्या पता चलता है कि ये क्या है, पास्ट टेंस है। ये क्या है, ये पास्ट टेंस है। और इस ता को देखकर के हमको क्या पता चलता है कि ये क्या है, इंडेफिनिट टेंस है। तो क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। ये क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। वही अगर यहाँ पे सेंटेंस है, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूं, मैंने लगा दिया हूं। अब बताओ भाई, इस हूं को देख के क्या पता चलता है कि ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है। और इस ता को देख के क्या पता चलता है कि ये क्या है, इंडेफिनिट टेंस है। तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। क्लियर है, यहां तक क्लियर है, समझ में आ रही है बात। एक और यहां पर देखो, ये है को देख के क्या पता चलता है कि ये प्रेजेंट का है, और रहा को देख के क्या पता चलता है कि ये कॉन्टिन्यूअस का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब ये देखो, ये था को देख के पास्ट पता चला, रहा को देख के कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ये गा को देख के फ्यूचर पता चला, इसको रहा को देख करके क्या पता चला, कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है। वहीं अगर हम इसकी बात कर लें, तो बेटा जैसे ये लिखा हुआ है, मैंने अपना कार्य कर लिया, कर लिया होगा, हमने लिख दिया कर लिया होगा। अब बताओ भाई, ये कौन सा टेंस है, अपने से बताओ, हम नहीं जानते, आप अपने से बताओ ये कौन सा टेंस है। जल्दी से कमेंट करो, तुरंत कमेंट करो, तुरंत कमेंट करो। तो बेटा ये देखो, ये फ्यूचर और ये क्या है, परफेक्ट। तो क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट। मेरी बात समझ में आ गई है। इस तरीके से आप टेंस को पहचान जाएंगे। अगर आप टेंस को पहचानना आ गया तो आप ये समझ जाओ कि आपको पूरा का पूरा टेंस तैयार हो चुका है। मेरी बात समझ में आ गई है, बोलो भाई। अब देखो, इंडेफिनिट टेंस कितने होते हैं बेटा, 3 होते हैं। कॉन्टिन्यूअस कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब कॉन्टिन्यूअस में देखो बेटा, सबसे पहले ये समझ लो, कॉन्टिन्यूअस जितने भी टेंस है उसमें सब में क्या लगेगी, आईएनजी फॉर्म लगेगी। यानी कि 12 में से 6 टेंस में क्या लगती है, मेन वर्ब आईएनजी लगती है, और 12 में से 3 में लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब क्या है, आपके 6-3-9 टेंस तैयार हो गए, 9 टेंस की मेन वर्ब तैयार हो गई। मेरी बात समझ में आ रही, 9 टेंस की मेन वर्ब तैयार हो गई यहां से। अब यहां पर देखो भाई साहब, इंडेफिनिट टेंस में हमेशा क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है। लेकिन रुको जरा, सब्र करो। यहां पर पास्ट के इंडेफिनिट में, पास्ट के इंडेफिनिट तो पहले से लिखा हुआ है, हम इसको कट कर देते हैं। पास्ट में बेटा सिंपल सेंटेंस में, यानी अफर्मेटिव में, किसमें, अफर्मेटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। बाकी सब में क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो सबकी मेन वर्ब तैयार हो गई, बोलो भाई हाँ, बोलो भाई हाँ। अब देखो यहां पे अगर हम इनकी बात करते हैं, तो देखो तीन चीजें, हैज और हैव, ये क्या है, इंडेफिनिट की। उसके बाद अगर हम बात करें, ये देखो, ये हैड क्या है, परफेक्ट की। और अगर हम एक बात कर लें, तो बेटा विल और शैल के साथ में, विल हैव और शैल हैव, ये क्या है, विल हैव शैल हैव क्या है, फ्यूचर का। मेरी बात समझ में आ गई, ये क्या है बेटा, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस की अगर हम बात करते हैं भाई, तो कॉन्टिन्यूअस में देखो, ये देखो, ये इज, एम, आर, ये किसकी है, ये प्रेजेंट टेंस की है। ठीक है, ये किसकी है, ये प्रेजेंट टेंस की है। हाँ, और उसके बाद अगर हम बात कर लें, ये देखो, इसके बाद हम बात करें वॉज और वर, ये किसका है, ये फ्यूचर क्या नाम है, पास्ट टेंस का है। और अगर हम उसी के बारे में बात कर ले थोड़ा सा और डिटेल में, किसके बारे में, फ्यूचर के बारे में, तो विल और शैल के साथ में, विल और शैल के साथ में बी लगा देना, तो फ्यूचर का बन जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है क्या। कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं। और इंडेफिनिट टेंस में बेटा देखो, इंडेफिनिट टेंस में डू होता है किसका, डू और डज किसका होता है भाई, प्रेजेंट का होता है। वहीं अगर हम बात कर लें पास्ट की, तो ये देखो, ये डिड होता है। वहीं अगर हम बात करें फ्यूचर की, तो विल और शैल के साथ में, विल और शैल के साथ में बेटा बी लगता है। अब तुम कहोगे सर जी सब कुछ सही है, लेकिन ये हमको बता दिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्प अब कौन सी है। तो ये देखो भाई, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम क्या करेंगे, जो परफेक्ट वाले टेंस है ना, ये वाले टेंस है ना, इसी में अगर हम बीन जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या, परफेक्ट क्या बन जाएगा, कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। बोलो भाई, अगर मजा आ रहा है बेटा तो एक बार शेयर जरूर करना। ठीक है बेटा, आपके लिए इतनी मैंने कहा, शेयर जरूर करना। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे चलेंगे। वॉइस पे अगर हम बेटा बात कर लें, टेंस हमारा तैयार हो चुका है, टेंस के बाद हम वॉइस पे आएंगे। वॉइस की अगर हम बात कर लेना बेटा, तो वॉइस को क्या करेंगे हम लोग, अब देखो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, दो चीजें होती हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। एक्टिव वॉइस जो बेटा काम करता है वो इस तरीके से काम करता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। अब वो वर्ब का पहला फॉर्म भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, आईएनजी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना।
वही अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें बेटा, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये उड़ करके इधर आ जाता है। अब ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट के प्लेस पे, तो सब्जेक्ट कहां पे जाएंगे भाई साहब, ऑब्जेक्ट की प्लेस पे चले जाएंगे। वर्ब ने कहा हमको चाहिए फुल इज्जत, वर्ब ने अपनी जगह प्लेस चेंज नहीं किया, वर्ब अपनी जगह पे रहा और कहा कि हमको चाहिए थर्ड फॉर्म। अब हम थर्ड फॉर्म रहेंगे, बहुत तुम लोग नचा दिए, कभी पहला दूसरा तीसरा कुछ भी कर डाले, अब हमको थर्ड फॉर्म में रहना है। और यहां पर एक बाई लग गई। अब यहां से देखिए बेटा 3 रूल तैयार हो जाते हैं हमारे। रूल पहला क्या है कि सब्जेक्ट विल बी चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होगा और ऑब्जेक्ट विल बी चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किस में चेंज होगा, सब्जेक्ट में चेंज होगा। दूसरा बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। और तीसरा क्या भाई, बाई के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगाया जाता है। बाई के बाद क्या लगाया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस लगाया जाता है। 3 रूल यहीं पे हमारा तैयार हो चुका है। बोलो भाई आया कि नहीं आया है, 3 रूल हमारा तैयार हो गया। अब देखिए यहाँ पे अब सबसे ज्यादा समस्या ये आती है सर किसमें किसको चेंज करें, यही तो नहीं आता है। यहीं पे तो हमारा सुन करके भैया हमारी हत्या हो जाती है कि हम कैसे किसको चेंज करेंगे, यही वाला नहीं आता है। तो हम बता रहे ना बेटा, देखो इज एम आर वॉज वर, इसको तुम जब भी देख लेना इसका, और अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना हो तो इन्हीं के साथ में बेटा बीइंग लगा देना, इन्हीं के साथ बीइंग लगा देना। और वहीं अगर तुम हैज हैव विल हैव शैल हैव या फिर हैड, इनमें से कुछ भी देख लेना बेटा, तो इनके साथ बीइंग लगा देना, तुम्हारा पैसिव वॉइस खत्म, काम तमाम। अब देखो हम तुमको करके भी दिखा देते हैं। जैसे हमने एक यहाँ पे सिंपल सा लिख दिया, हमने लिख दिया राजेश, राजेश राजेश इज ईटिंग आ मैंगो, राजेश इज ईटिंग अ मैंगो। अब यहाँ पे ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना, आ मैंगो देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, तो ये भाई ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, आगे आएगा आ मैंगो, आ क्या है मैंगो। अब देखो इज लगा है तो हमने इज लगाते, लेकिन 1 मिनट रुको जरा सबर करो, ये इज एम आर रहेगा तो उसके साथ क्या लगता था, बीइंग लगता था। तो ये देखो ये हमने बीइंग लगा दिया। अब मैंगो इज बीइंग, अब देख बताओ भाई कौन सा फॉर्म लगता है, कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है। तो थर्ड फॉर्म क्या है, ईट की ईटन हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई क्या। अब यहाँ पर हमें क्या लगाना था, बाई लगाना था, बाई हमने ऐसे लिख दिया, और बाई के बाद क्या लिखना था, राजेश लिखना था, हमने राजेश लिख दिया। बोलो भाई समझ में आया क्या, बोल भाई समझ में आया। अगर समझ में आ गया बेटा लाइक कर देना जरूर से, ठीक है, तुमसे कामना करते हैं। अच्छा नरेशन की अगर हम बात कर लें बेटा, तो नरेशन जो होता है आपको पता है ऐसी चीज होती है जो एक बंदे से दूसरे बंदे को बोली जाती है। अब देखो नरेशन में 2 चीजें होती है, डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है बेटा, अगर हमारी बात डायरेक्ट आप तक पहुंच रही है दैट इज डायरेक्ट स्पीच, और अगर हमारी बात को आप तक आपने सुन लिया और आप जाकर किसी और से बता रहे, थर्ड पर्सन से, बात मेरी थी, सुनने वाले आप थे, बता आप किसी और को रहे हो, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। मेरी बात समझ में आ गई क्या। अब देखो डायरेक्ट स्पीच का यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, इस पे कुछ चीजें समझनी होगी हमको। यहाँ पर लिखा हुआ है कृष्णा सेड टू मी, कृष्णा सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा विद्याकुल इज द बेस्ट एजुकेशनल चैनल, जो सत्य है सत्य है सत्य है, ठीक है। अब देखो भाई ये जो येलो वाला है ना, येलो वाला, ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये हमारा जानते हो क्या, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ये क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब, क्लियर। अब देखो भाई ये जो ब्लू वाला पार्ट है ना बेटा, ब्लू वाला, ये जानते हो क्या, ये रिपोर्टेड स्पीच है। ये याद करना जरूरी है क्योंकि इसी से रूल्स निकलेंगे। रिपोर्टेड स्पीच है, मेरी बात समझ में आ गई क्या। अब देखो भाई यहां वाली जो चीज है ना, इधर देखो, ये यहां वाली जो चीज है भाई, ये वाली जो चीज है वो क्या होगा, वो सब्जेक्ट होगा, और यहां वाली जो चीज है बेटा वो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट होगा। ये सब याद करना जरूरी है मेरे भाई। उसके बाद सुनो सुनो सुनो, उसके बाद सुनो, ये जो लगा हुआ है ये कॉमा होता है, आपको पता है ना। और ये जो होता है ये कॉमा का मामा होता है, यानी इसको हम बोलते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा। बोलो भाई समझ में आ रहा है क्या, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, ठीक। ये एक इधर भी होता है, ठीक, इन दोनों को मिलकर डबल इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फुल स्टॉप, आपको पता है ये बात, फुल स्टॉप, क्लियर। बोलो भाई समझ में आ रहा है क्या, इतनी चीज समझ में आ गई क्या, इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखो, अब रूल्स देखो सभी भाई, रूल्स समझो, रूल्स। अब देखो देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, जब भी आपको क्या करना होगा, इसका इनडायरेक्ट बनाना होगा। देखो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की प्लेस पे हमें क्या करना है, दैट का यूज करना है, ठीक है। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पे दैट का यूज करने के बाद हमें क्या करना है भाई साहब, ये देखो हमें ये सब कर देना है, ये ठीक है। प्रेजेंट टेंस, जिनको बच्चों को टेंस तैयार है वो लोग सुनिए, उनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। पूरा प्रेजेंट टेंस जाता है, चेंज होता है किसमें, पास्ट टेंस में। कैसे चेंज होता है सर, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है बेटा तो वो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या। अगर
जो अल्ट्रा प्रो लेवल वाले बच्चे जिनका टेंस तैयार नहीं है वो लोग इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। डू डिड होगा तो भाई साहब डिज में, डू डज होगा तो डिड में हो जाएगा, हैज हैव होगा तो हैड में हो जाएगा, इज एम आर होगा तो वॉज में हो जाएगा, वॉज वर में हो जाएगा, और डिड होगा तो ये देखो यहाँ से पास्ट टेंस स्टार्ट हो जाता है। डिड होगा तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में आ जाएगा, वॉज वर रहेगा तो हैड बीन में आ जाएगा, विल का वुड हो जाता है, शैल का शुड हो जाता है, और भाई ये देखो कम का गो हो जाता है। उसके बाद और भी है, मे का माइट हो जाता है, अरे 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 क्या क्या क्या, मे का माइट हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है। ठीक है, तो ये भी चीजें याद कर लेना आप, इतना याद कर लोगे आपका काम हो जाएगा। अब देखो भाई हम जैसे एक करके दिखा देते हैं, जैसे हमने लिख दिया राज सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, राज सेड कॉमेंट कॉमा ही हैज डन हिज वर्क, ही हैज डन हिज वर्क। ठीक है, एक यहाँ पे सेंटेंस है, इसको हम करके दिखाते हैं बड़े प्यार से, देखो ध्यान से। इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना होगा तो तुम्हारे में तो ऑप्शन में आएगा, तो जैसे तुमने यहाँ पे हैज देखा ना तो तुम समझ जाना, जहां पर हैज बीन लिखा होगा तो वही हमारा क्या होगा, सही होगा आंसर। अब देखो भाई हैज बीन नहीं, सॉरी हैड जहां पर लिखा होगा, तो ये देखो ये राज सेड कॉमेंट जब क्या लगेगा भाई, दैट लगेगा। अभी अभी हमने बताया ना यकीन हो तो ये देख लो, लगेगा। उसके बाद ये देखो दैट किया हमने, ही को ही लिख दिया, हैज हैव किस में चेंज होता है, हैड में, हमने हैड कर दिया। डन हिज था, हिज कर दिया। वर्क था, वर्क कर दिया। डन कहाँ गया, डन कहाँ गया, डन यहाँ पे लिखना था, हम भूल गए थे तो हमने ऐसे करके लिख दिया। बोलो भाई समझ में आया क्या, बोली भाई समझ में आया, समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग बेटा इसको याद कर लेंगे और पूरा हमारा तैयार हो जाएगा। बताओ क्लियर है, बताओ भाई क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। अब वही अगर बताओ भाई, अगर इंट्रोगेटिव रहेगा, क्या रहेगा, इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव अगर रहेगा तो भाई साहब सुनो, रिपोर्टिंग वर्ब में हम लोग यूज करेंगे किसका, आस्क का। अगर सेकंड फॉर्म होगी तो आस्क कर देंगे। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में बेटा दो तरीके से कर सकते हैं। अगर देखो कॉमेंट कॉमा पे हम क्या करेंगे, इफ का यूज करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है वो स्टार्ट हो रही हो किससे, हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, और वहीं अगर हम कॉमेंट कॉमा की जगह पे क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड को रख देंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड को रख देंगे। कब रखेंगे, जब रिपोर्टेड जो स्पीच है वो स्टार्ट हो रही हो किससे, रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो रही हो किससे, क्वेश्चन वर्ड से। मेरी बात समझ में आ गई क्या भाई, बोलो भाई मेरी बात समझ में आ गई। और अगर मामला हो जाएगा हमारा किसका, मामला अगर हमारा हो जाएगा, मामला हमारा हो जाए किसका, हो जाए किसका, हो जाए मामला इंपरेटिव वर्ड का हो जाए। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंसेस हो जाए तो इंपरेटिव सेंटेंस में क्या कहेंगे बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर हम लोग ऑर्डर रिक्वेस्ट, ठीक है, सजेस्ट या सजेशन बोलते हैं। ठीक है, सजेस्ट ETC का यूज कर देंगे। ठीक, क्लियर। और उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे हम लोग क्या इसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। बोलो भाई समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। इसको बेटा उतार लेंगे, आप लोग लिख लेंगे, बहुत जरूरी है, बहुत तेजी में किया है, राइटिंग पे ध्यान मत देना, बस इतना समझना, दिल से लिखें। ठीक है, तो बेटा उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो गया। और बहुत सारे ऐसे टॉपिक है बेटा जो याद करने वाले हैं, उसको यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया, इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, पढ़ करके अगर आपको अच्छा लगा, यहाँ तक आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं तो जरूर बेटा इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास, और कमेंट करना मत भूलिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलेंगे दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय बिहार, जय भारत।